ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसी घटना जिसने इसे जीने वाले इंसानों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम अक्सर भूत प्रेत, आत्माओं और अनदेखी ताकतों के किस्से सुनते हैं, लेकिन जब कोई अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखता है जो विज्ञान की समझ से बाहर हो, तो उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक दस्तावेज़ है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ वही सच नहीं होता जो आंखों से दिखे। ये घटना एक छोटे से गांव की है, जहां सन्नाटे का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, बल्कि किसी अनहोनी की आहट हुआ करता था। इस गांव के कुछ हिस्सों में लोगों ने जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वहां जाने वाले या तो वापस नहीं आते थे, या फिर अगर लौटते भी थे तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर समाया होता था। वो डर जो सिर्फ किसी के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में समा जाता है। ये कहानी है एक परिवार की जिसने वहां रहने की गलती कर दी। उन्हें नहीं पता था कि जिस घर में वो कदम रख रहे हैं वो सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसने सालों से किसी इंसान का इंतज़ार किया था। एक ऐसा इंतज़ार जो किसी को जिंदा छोड़ने के लिए नहीं था। वो घर बोलता नहीं था, लेकिन उसके सन्नाटे में छिपी आवाज़ें हर रात एक नई दास्तान सुनाती थीं। उन दीवारों के अंदर कुछ ऐसा था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं। पर जब देखा गया तो जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली पड़ गई। यह कहानी धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठाएगी जो इस परिवार ने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और झेला। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था, या फिर सच में कुछ ऐसा था जिसे इंसानों की दुनिया में नहीं होना चाहिए था? क्या वो परिवार इस खौफनाक साए से बच पाया, या फिर उस घर ने उन्हें भी अपने अंधेरे में समा लिया? ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आप रात में अकेले बैठने से पहले दोबारा सोचेंगे। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब ये परिवार पहली बार उस घर में दाखिल हुआ। ये कहानी उस परिवार की है जिसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक ऐसे घर में रहने का फैसला जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानों की दुनिया का नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि जिस दरवाजे को वो खोल रहे हैं उसके पीछे सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो उनके पूरे अस्तित्व को निगल जाएगी। उस दिन शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव का माहौल शांत था, लेकिन जैसे ही वो परिवार अपने नए घर की ओर बढ़ा, अचानक हवा का झोंका तेज हो गया। पत्ते ज़मीन पर बेतरतीब उड़ने लगे और लगा जैसे आसमान में कुछ अजीब सा हलचल हो रही हो। हालांकि उन लोगों ने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा और घर के अंदर दाखिल हो गए। घर पुराना था, लेकिन बहुत बड़ा और शानदार भी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे, और अंदर जाने के बाद एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता था। परिवार के मुखिया रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें यहाँ ट्रांसफ़र के कारण आना पड़ा था। उनकी पत्नी सुनीता, बेटा आयुष और बेटी निष्ठा सभी इस नए घर को लेकर बहुत उत्साहित थे। गांव वालों ने कई बार चेताया था कि इस घर में मत रहो, लेकिन शहर में पले बढ़े इस परिवार ने इन बातों को महज अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शाम ढलते ही घर में सन्नाटा पसर गया। हल्की हल्की सीटी जैसी आवाज़ें कभी खिड़की से तो कभी छत से सुनाई देने लगीं, लेकिन रमेश ने सोचा कि यह पुरानी लकड़ियों के हिलने की वजह से हो सकता है। बच्चों को भी ज़्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि शहर में भी पुराने घरों में ऐसी आवाज़ें आती थीं। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। घर के अंदर एक अलग तरह की गंध थी, हल्की सी सीलन भरी, जैसे पुराने घरों में होती है, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रात के करीब 2 बजे होंगे जब पहली अजीब घटना हुई। सुनीता की आंख अचानक खुल गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कमरे में खड़ा है। उन्होंने धीरे से अपने बगल में सोए रमेश को देखा, जो गहरी नींद में थे। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिख रहा था। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम होगा और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उनके कानों के पास आई। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वे हिल नहीं पा रही थीं,
न ही चिल्ला पा रही थीं। आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे की दीवार पर हल्की हल्की छाया सी हिल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई परछाई हो, लेकिन उसमें कोई शक्ल नहीं थी। कुछ ही पलों बाद वो छाया गायब हो गई और कमरा फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई तो सुनीता ने इस बारे में रमेश से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। तुम ज़्यादा सोच रही हो, नया घर है, नींद ठीक से नहीं आई होगी, उन्होंने कहा। लेकिन सुनीता के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसी दिन दोपहर में कुछ और अजीब हुआ। निष्ठा अपने कमरे में अकेली खेल रही थी। वह अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी जब अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। वह एक अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। सुनीता जब कमरे में आई तो देखा कि निष्ठा एकटक दीवार को देख रही थी और लगातार कुछ बोल रही थी। निष्ठा, क्या कर रही हो? सुनीता ने घबराकर पूछा। निष्ठा अचानक चुप हो गई और अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। माँ, ये घर अच्छा नहीं है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। सुनीता को झुरझुरी हो गई। रात होते होते घर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। कभी कभी घर के कोनों से धीमी हंसी की आवाज़ आती थी और हर कोई महसूस कर रहा था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब आधी रात को रमेश की नींद खुली और उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा है। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था, कुछ ऐसा जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वह देख रहा था। रमेश ने धीरे से उठकर लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच दबाते ही बल्ब फट गया। अब कमरे में सिर्फ घना अंधेरा था। तभी एक हल्की फुसफुसाहट उनके कानों में पड़ी। यहाँ से चले जाओ। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी, एक ऐसा संदेश जो सीधा उनकी आत्मा में समा गया। उन्होंने तुरंत सुनीता को जगाया, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि यह घर सालों से खाली था और जो भी इसमें रहने आया वो जिंदा नहीं बचा। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और कुछ ने खुद ही अपनी जान ले ली। लेकिन इस घर के अतीत का सबसे खौफनाक सच अभी भी किसी ने नहीं बताया था। रमेश और उनका परिवार इस रहस्य को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था। उनके आसपास जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डर अभी बाकी था। रमेश ने गांव वालों की बातों को भले ही अंधविश्वास समझा हो, लेकिन सुनीता के मन में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। बीती रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती थी। उसकी आंखों के सामने अब भी वो दरवाज़ा था जो खुद ब खुद खुल रहा था, वो फुसफुसाहट जो कानों के पास किसी ठंडी हवा की तरह महसूस हुई थी। सुबह होते ही उसने रमेश से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी इन सब बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं था। सुनीता, तुम बहुत सोच रही हो। नया घर है, नई जगह है, थोड़ा समय लगेगा हमें इसे अपना बनाने में, रमेश ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा। सुनीता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी निष्ठा दौड़ते हुए आई। उसके चेहरे पर डर था और वो जोर जोर से रो रही थी। माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ कोई है। सुनीता ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ बेटा, कौन है? वो कमरे में खड़ा था। वो अंधेरे में था, लेकिन मैं देख सकती थी। उसके पास आंखें नहीं थीं, पर वो मुझे घूर रहा था। निष्ठा की बात सुनकर रमेश के माथे पर लकीरें उभर आईं। बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वहाँ था। अब तक आयुष भी आ चुका था। उसने अपनी बहन को सहारा दिया और धीरे से बोला, पापा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है इस घर में। रात को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था, लेकिन फिर भी अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रमेश को अब थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन वो खुद को तसल्ली देते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब नया माहौल महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ भी अजीब लग रहा है। पर अब बात सिर्फ डरावने एहसास तक सीमित नहीं थी। रात के समय जब सब सो रहे थे तो अचानक पूरे घर की बत्तियां झपकने लगीं। पहले धीमी झपक,
फिर इतनी तेज कि कमरे में हल्की रोशनी और गहरा अंधेरा बार बार आ जा रहे थे। इसी बीच एक दरवाजा जोर से पटका। सुनीता की आंख खुली तो उसने देखा कि निष्ठा के कमरे की लाइट लगातार जल बुझ रही थी। उसे लगा कि शायद कुछ इलेक्ट्रिक दिक्कत होगी, लेकिन जब उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। निष्ठा बिस्तर पर नहीं थी, कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास उसकी गुड़िया रखी हुई थी और वो गुड़िया हिल रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। सुनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रमेश को जगाया। निष्ठा कमरे में नहीं है। रमेश घबरा गया। दोनों ने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया। आयुष भी जाग चुका था। तीनों ने हर कोना छान मारा, लेकिन निष्ठा कहीं नहीं मिली। तभी सीढ़ियों से हल्की हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। रमेश ने टॉर्च उठाई और ऊपर की तरफ दौड़ा। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक परछाई हिल रही थी। वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी आकृति थी जिसकी कोई निश्चित बनावट नहीं थी। वो जैसे ही रमेश की टॉर्च की रोशनी से टकराई, गायब हो गई। लेकिन वहाँ निष्ठा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो गए थे और उसकी सांसें बहुत हल्की थीं। सुनीता ने उसे उठाया और झकझोरा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रमेश उसे गोद में उठाकर नीचे लाया और पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद निष्ठा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो सिर्फ छत की ओर देख रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। निष्ठा, बेटा, क्या हुआ था? सुनीता ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी, फिर अचानक कोई मुझे बुलाने लगा। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन मेरे कानों के पास भी महसूस हो रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं वहाँ कैसे पहुँची, लेकिन वहाँ कोई था। कौन था बेटा? निष्ठा ने सुनीता की ओर देखा और एक फुसफुसाहट भरी आवाज़ में कहा, उसकी आंखें नहीं थीं माँ, पर वो मुझे देख रहा था। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब रमेश को भी समझ में आने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसने गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया जो इस घर के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था। बुजुर्ग आदमी घर के अंदर कदम रखते ही ठिठक गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने इधर उधर देखा और कुछ देर बाद बोला, तुम्हें बताया था बेटा, इस घर में मत आना। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस घर में? रमेश ने पूछा। बुजुर्ग आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, कई साल पहले यहाँ एक आदमी रहा करता था। अकेला था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि वो आदमी मरा नहीं था, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई। कैसे मरा था वो? सुनीता ने कांपती आवाज़ में पूछा। किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी, और जब कोई दर्द में मरता है तो उसकी आत्मा चैन से नहीं जाती। वो इस घर में फंस गया और अब जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। रमेश और सुनीता की रूह कांप गई। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि निष्ठा के साथ क्या हुआ। बुजुर्ग आदमी ने घर की दीवारों को छुआ, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ और रुके तो अगली बार शायद तुम्हें भागने का मौका न मिले। रमेश अब भी सोच में पड़ा था। क्या सच में यह सब सच था या सिर्फ इत्तेफाक? लेकिन निष्ठा की हालत, रात की घटनाएं और अब इस आदमी की बातों ने उसके मन में डर पैदा कर दिया था। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ताकत नहीं थी, अब उसने इस घर के एक सदस्य पर कब्जा कर लिया था। निष्ठा अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी, वो अब उसकी हंसी नहीं लग रही थी। अब ये खेल सिर्फ डराने तक सीमित नहीं था, अब ये खेल जिंदगी और मौत का बन चुका था। सुनीता और रमेश को अब यकीन हो चुका था कि कुछ भयानक इस घर में मौजूद है। निष्ठा के चेहरे की वो अजीब मुस्कान और उसकी ठंडी आवाज़ उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि वे करें तो क्या करें? क्या वे इस घर को छोड़कर भाग जाएं या फिर किसी से मदद लें? आयुष अब भी डरा हुआ था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीमे से बोला, माँ, हमें यहाँ से जाना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है।
सुनीता जानती थी कि आयुष सही कह रहा है, लेकिन क्या निष्ठा को इस हालत में छोड़कर जाना सही होगा? उसकी अपनी बेटी जो अब पहले जैसी नहीं रही, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता था? रमेश ने गांव के उस बुजुर्ग को फिर से बुलाने का फैसला किया जो पहले भी उन्हें इस घर को छोड़ने की चेतावनी दे चुका था। जब वो बुजुर्ग घर के अंदर आया तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या मतलब? रमेश ने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से निष्ठा की ओर देखा, जो अब भी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिस आत्मा ने इस घर को अपने वश में कर लिया है, अब वो निष्ठा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रही है। अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या कुछ किया जा सकता है? उसे कैसे बचाए? बुजुर्ग ने कहा, यह आत्मा तभी हटेगी जब इसे बांधने वाला बंधन तोड़ा जाएगा। इस घर की जमीन में कोई पुरानी चीज गड़ी हो सकती है, कोई ऐसा सामान जिससे यह आत्मा बंधी हुई है। हमें उसे खोजना होगा। रमेश ने बिना समय गंवाए खुदाई शुरू कर दी। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि अक्सर ऐसी आत्माएं किसी पुराने सामान से जुड़ी होती हैं, जिससे उनकी यादें या मौत का कारण जुड़ा हो। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने घर के पीछे जमीन के नीचे एक पुराना ताबूत जैसा संदूक निकाला। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर से सड़ी गली चीजों के साथ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पूरी तरह से धूल और नमी से सड़ चुकी थी, लेकिन कुछ पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। रमेश ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, ठंडी हवा का एक झोंका पूरे घर में फैल गया। निष्ठा, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक जोर से चीख उठी। उसे मत खोलो। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनीता और रमेश दोनों सिहर उठे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी थी जिसकी हत्या इसी घर में हुई थी। उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था और उसकी आत्मा अब इस घर में भटक रही थी। अब समझ आया, बुजुर्ग आदमी ने कहा, जब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह घर तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। पर आत्मा को मुक्त करने का तरीका क्या था? रमेश ने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी निष्ठा धीरे धीरे उठी और सुनीता की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसने एक अजीब सा शब्द बुदबुदाया और कमरे में मौजूद सभी लाइटें झपकने लगीं। फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। रमेश और सुनीता को अब इस घर में रुकने का हर पल भारी लगने लगा था। निष्ठा की आंखों में जो अजीब सा खालीपन आ गया था, वो अब हर किसी को महसूस होने लगा था। वो पहले जैसी नहीं रही। कभी कभी अकेले में खुद से बातें करने लगती, कभी जोर जोर से हंसती और कभी अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगती जिसे कोई समझ नहीं पाता। आयुष को भी अपनी बहन में यह बदलाव साफ नजर आ रहा था। एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में आया है। उसकी आंखें खुली तो सामने निष्ठा खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो हमेशा होती थी। वो अंधेरे में खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। निष्ठा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुष ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन निष्ठा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एकटक उसे देखती रही। फिर अचानक वो मुस्कुराई, एक अजीब डरावनी मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी और चीज की लग रही थी। आयुष का पूरा शरीर कांप गया। वो जैसे ही उठने लगा, निष्ठा धीरे से बोली, तुमने उसे देख लिया ना? आयुष के रोंगटे खड़े हो गए। कौन? निष्ठा धीरे से उसकी ओर झुकी और फुसफुसाई, जो दीवारों के पीछे रहता है, जो अब मेरे अंदर है। आयुष ने जोर से चीख मारी जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। रमेश और सुनीता दौड़ते हुए कमरे में आए और देखा कि निष्ठा जमीन पर बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। सुनीता ने उसे झकझोरा, निष्ठा, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन निष्ठा की आंखें अब भी किसी और की तरह लग रही थीं। उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा और हल्की पर ठंडी आवाज में कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है माँ। अब यह घर हमारा नहीं, उसका है। उसकी इस बात ने पूरे घर को एक अजीब सी खामोशी में ढक दिया।
रमेश ने बुजुर्ग आदमी की कही बातों को याद किया। अगली बार तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता और रमेश को अब यकीन हो चुका था कि कुछ भयानक इस घर में मौजूद है। निष्ठा के चेहरे की वो अजीब मुस्कान और उसकी ठंडी आवाज़ उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि वे करें तो क्या करें। क्या वे इस घर को छोड़कर भाग जाएं या फिर किसी से मदद लें? आयुष अब भी डरा हुआ था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और धीमे से बोला, माँ, हमें यहाँ से जाना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। सुनीता जानती थी कि आयुष सही कह रहा है, लेकिन क्या निष्ठा को इस हालत में छोड़कर जाना सही होगा? उसकी अपनी बेटी जो अब पहले जैसी नहीं रही, क्या उसे बचाने का कोई रास्ता था? रमेश ने गांव के उस बुजुर्ग को फिर से बुलाने का फैसला किया जो पहले भी उन्हें इस घर को छोड़ने की चेतावनी दे चुका था। जब वो बुजुर्ग घर के अंदर आया तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या मतलब? रमेश ने बेचैनी से पूछा। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से निष्ठा की ओर देखा, जो अब भी एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई हुई थीं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिस आत्मा ने इस घर को अपने वश में कर लिया है, अब वो निष्ठा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रही है। अगर तुमने जल्द कुछ नहीं किया तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। क्या कुछ किया जा सकता है? उसे कैसे बचाए? बुजुर्ग ने कहा, यह आत्मा तभी हटेगी जब इसे बांधने वाला बंधन तोड़ा जाएगा। इस घर की जमीन में कोई पुरानी चीज गड़ी हो सकती है, कोई ऐसा सामान जिससे यह आत्मा बंधी हुई है। हमें उसे खोजना होगा। रमेश ने बिना समय गंवाए खुदाई शुरू कर दी। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि अक्सर ऐसी आत्माएं किसी पुराने सामान से जुड़ी होती हैं, जिससे उनकी यादें या मौत का कारण जुड़ा हो। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने घर के पीछे जमीन के नीचे एक पुराना ताबूत जैसा संदूक निकाला। जैसे ही उसे खोला गया, अंदर से सड़ी गली चीजों के साथ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पूरी तरह से धूल और नमी से सड़ चुकी थी, लेकिन कुछ पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। रमेश ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, ठंडी हवा का एक झोंका पूरे घर में फैल गया। निष्ठा, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक जोर से चीख उठी, उसे मत खोलो। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनीता और रमेश दोनों सिहर उठे, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और डायरी को पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी लिखी थी जिसकी हत्या इसी घर में हुई थी। उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था और उसकी आत्मा अब इस घर में भटक रही थी। अब समझ आया, बुजुर्ग आदमी ने कहा, जब तक इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, यह घर तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। पर आत्मा को मुक्त करने का तरीका क्या था? रमेश ने डायरी के पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी निष्ठा धीरे धीरे उठी और सुनीता की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसने एक अजीब सा शब्द बुदबुदाया और कमरे में मौजूद सभी लाइटें झपकने लगीं। फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। कमरे में अंधेरा छा चुका था। सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी में निष्ठा की काली आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी और के वश में पूरी तरह से जा चुकी हो। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी ठंडी आवाज गूंजी। सुनीता घबरा गई। उसने दौड़कर निष्ठा को पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, एक जोरदार झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। आयुष दौड़कर अपनी माँ के पास गया, लेकिन तभी निष्ठा हवा में ऊपर उठने लगी। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत एक पवित्र धागा निकाला और जमीन पर एक घेरा बनाया। इसे पार मत करना, जो भी हो, उसने जोर से कहा। रमेश ने अब भी डायरी को कस कर पकड़ा हुआ था। उसने पन्ने पलटे और देखा कि आखिरी कुछ शब्दों में लिखा था, मुझे दीवार में दफन कर दिया गया था, मुझे मुक्त करो या मैं कभी नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग ने घबराई हुई आवाज में कहा, इसका मतलब है कि आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी हड्डियां नहीं निकाली जाएंगी। रमेश ने बिना समय गंवाए उसी जगह की ओर देखा जहां दीवार थोड़ी अलग लग रही थी।
उसने एक हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर मारना शुरू कर दिया। पहली चोट लगते ही निष्ठा जोर से चीख उठी। उसके हाथ हवा में उठ गए, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। रमेश लगातार हथौड़े से दीवार को तोड़ता गया। कुछ ही देर में दीवार के पीछे से एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा। जैसे ही पहली हड्डी जमीन पर गिरी, निष्ठा का शरीर झटके खाने लगा। उसके होंठ फड़फड़ाए और वो दर्द से कराह उठी। मुझे आज़ाद करो। एक धीमी पर गहरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। बुजुर्ग आदमी ने जल्दी से मंत्र पढ़े और हड्डियों को एक कपड़े में लपेट लिया। इन्हें जला देना होगा, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। रमेश दौड़कर आंगन में गया और लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। जैसे ही हड्डियां आग में डाली गईं, एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान फाड़ देने वाली आवाज में चीख मारी हो। निष्ठा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। आग की लपटें बुझने लगीं और पूरे घर में अजीब सी शांति छा गई। बुजुर्ग आदमी ने लंबी सांस ली और कहा, अब ये आत्मा मुक्त हो गई है, पर इस घर में अब मत रहो। इसकी दीवारें अब भी इस भयानक कहानी की गवाह हैं। सुनीता ने निष्ठा को अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी बेटी वापस आ गई थी। रमेश ने बिना कोई और देरी किए फैसला कर लिया। इस घर को छोड़ने का समय आ चुका था। रात के अंधेरे में सब कुछ शांत हो चुका था। घर में अब कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी यादें हर किसी के दिमाग में हमेशा के लिए गहरी छप चुकी थीं। सुबह होते ही रमेश ने परिवार को घर से बाहर निकाला। निष्ठा अब पहले जैसी लग रही थी, लेकिन वो अब भी कमजोर थी। सुनीता ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, रमेश ने दृढ़ आवाज में कहा। इस घर में रहना अब सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। यह सही फैसला होगा। कुछ जगहों की कहानियां बहुत पुरानी होती हैं और कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तुमने सही किया जो इस आत्मा को मुक्त कर दिया, लेकिन यह जगह अब भी उसकी छाया में है। रमेश ने बिना कोई और देरी किए तुरंत सामान पैक किया। घर छोड़ने से पहले उन्होंने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां वो दीवार थी। वहां अब सिर्फ टूटी हुई ईंटें और राख बची थी। आयुष ने धीरे से कहा, क्या यह आत्मा सच में चली गई? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन इस जगह की यादें कभी नहीं मिटेंगी। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दर्द और डर की छाया हमेशा बनी रहती है। सुनीता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। वे कार में बैठे और बिना मुड़कर देखे उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ महीने बाद रमेश और उसका परिवार अब एक नए घर में रह रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जो अनुभव उन्होंने झेला वो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। निष्ठा धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन कभी कभी वो रात में अचानक जाग जाती। उसकी आंखों में वही डर होता जो उस रात देखा गया था। एक दिन सुनीता ने देखा कि निष्ठा अपनी किताबों के बीच कुछ खोज रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो उन्होंने उस डरावने घर में पाई थी। सुनीता का दिल जोर से धड़क उठा। ये डायरी यहाँ कैसे आई? निष्ठा ने मासूमियत से कहा। मुझे नहीं पता माँ, ये तो मेरी अलमारी में थी। रमेश और सुनीता ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था, या फिर कुछ ऐसा था जो अब भी उनका पीछा कर रहा था? उस रात जब पूरा घर सो रहा था, सुनीता को लगा जैसे कोई उनके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया और हल्की रोशनी में देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई थी, वैसी ही जैसी उस रात थी। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल असाली दस्तावेज को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हकीकत पर आधारित डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शायद अगली कहानी आपके आसपास की हो।